पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है और एक कांच का गुटका है और एक कांच का प्रिज्म है तथा एक गोलाकार ठोस गेंद है। क्या क्या चीज की बात कर रहा है? एक तो आपका यहाँ पर बोल दिया कि एक तो हमारा क्या है, तो एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है और दूसरा किसकी बात कर रहा है, तो कांच का, कांच मतलब ग्लास, कांच का गुटका ग्लास की बात कर रहा है। और तीसरा किसकी बात कर रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर कांच का जो प्रिज्म है उसकी बात कर रहा है। और चौथा भी है मेरे भाई, जिसको गोलाकार, हमारा कोई ठोस गेंद की बात कर रहा है, कोई गोलाकार ठोस गेंद की हमारा बात कर रहा है। ये चार को पैरामीटर आपको दे रखा है और कहता है कि ये एक ही पारदर्शी के बने हुए हैं। इसका मतलब है कि सभी से प्रकाश हमारा क्या होगा, तो आर पार हो जाएगा, क्योंकि पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। तब आपसे कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता जो होगी वो हमारा किस में होगी। तो सबसे पहला चीज तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर पारदर्शी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आप पारदर्शी, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, नाम से ही पता चलता है ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ट्रांसपेरेंट है। और जो पारदर्शी हमारा होता है, इससे प्रकाश आर पार हो जाता है। इससे प्रकाश क्या होगा, तो कि सीधा कहेंगे प्रकाश हमारा आर पार हो जाता है। इस बात को आप ध्यान, प्रकाश आर पार हो जाता है। जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेंगे यहाँ पर पारदर्शी कहते हैं। ये पारदर्शी वस्तु हमारा कहलाने लगता है। अगर कोई पारदर्शी वस्तु है तो उससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, और जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो आपको आर पार दिखाई भी देता है। अब कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको वर्ण विक्षेपण का कंसेप्ट पूछा गया है। तो मेरे भाई, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो घटना है, वो एक्सपेरिमेंट जो किया था, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो कंसेप्ट दिया गया था, ये न्यूटन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, तो कहेंगे न्यूटन ने दिया था, आपको पता ही होगा। और इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो सूरज की प्रकाश होती है, जो कि आपको व्हाइट लाइट ऑफ सोर्स के रूप में होता है, जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, उसमें कितने रंग मौजूद थे, तो उसमें 7 रंग मौजूद थे। ये पता चला था न्यूटन को। तो न्यूटन ने क्या किया था, एक ग्लास का प्रिज्म लिया था। किसका प्रिज्म लिया था मेरे भाई, तो ये हमारा ग्लास है। और इसी ग्लास को क्या कह दिया, तो कह दिया ये हमारा क्या, तो प्रिज्म है। अब इस पर क्या किया, तो सूरज की प्रकाश को गिरने दिया। जब सूरज की प्रकाश इस पर गिरा तो देखा कि सूरज की प्रकाश हमारा सीधा नहीं निकल करके, और ये सूरज की प्रकाश क्या है, तो यहाँ इस तरह से मुड़ना शुरू कर देती है। ये सीधा नहीं निकल करके ये मुड़ना शुरू कर देती है। और टोटल इसमें कितने कलर मिलने लगे, तो टोटल 7 कलर इनको मिला। ऊपर में लाल और नीचे में वायलेट, लेकिन इसके बीच में और भी कलर था। तो हम लोग ये जानते हैं कि VIBGYOR हमारा होता है। टोटल कितने कलर हैं, 7 कलर। सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर में लाल कलर दिखाई देने लगा। और यही 7 रंगों के समूह को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, इसी के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा ग्रुप है, इसी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो घटना है, अगर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की अगर हम घटना की अगर बात करते हैं, तो ये कंसेप्ट जो दिया गया था न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और किस पर, तो मेरे भाई प्रिज्म के ऊपर देखा गया था, प्रिज्म के ऊपर देखा गया था। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कंसेप्ट तो इतना तो पता चल गया कि ग्लास अगर हमारा होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है। तो कांच का प्रिज्म यानी कि ग्लास का प्रिज्म इसमें भी होगा, कांच का टुकड़ा मतलब ग्लास का टुकड़ा इसमें भी है। और उत्तल लेंस जो हमारा होता है वो भी कांच का बना होता था, इसमें भी हमारा होगा। लेकिन एक हमारा क्या, तो ठोस गेंद की बात कर रहा है। अगर कोई ठोस गेंद है, वो कांच का नहीं है, तो इस परिस्थिति में मेरे भाई ये हमारा पारदर्शी होने के बावजूद भी हम कहेंगे प्रकाश का यहाँ पर वर्ण विक्षेपण नहीं करेगा। तो ये सिर्फ हमारा नहीं करेगा, बाद बाकी और हमारा करता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता किसमें होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होगी किसमें होगी, तो कह रहा है चारों में होगा। 1 2 3 4 चारों में होगा क्या, नहीं, ये गलत हो गया। लेंस था ठोस गेंद में होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठोस गेंद में तो नहीं होगा। कांच के गुटके तथा प्रिज्म में होगा। तब इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, तब हम लोग इसी को टिक आउट करेंगे, कांच का टुकड़ा तथा प्रिज्म की बात करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो कंसेप्ट है वो वर्षा की बूंद में भी होता है। बारिश की जो बूंद होती है उसमें भी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पानी की बूंद की बात करते हैं या बारिश की बूंद की बात करते हैं, लेकिन पानी की बूंद होना चाहिए, पानी का बबल्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पानी की बूंद और बबल्स दोनों में अंतर है। तो पानी की बूंद में भी आपको ध्यान रखना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का क्या होगा, तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होता है। और जब पानी के बूंद पर प्रकाश पड़ती है तो 7 कलर में विभक्त होती है, उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसी से किसका निर्माण होगा, तो इसी से हम लोग सीधा कहेंगे
इंद्रधनुष का निर्माण होता है, 7 कलर में आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो पानी की बूंद को भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, तो इसको भी हम लोग प्रिज्म मान के चलते हैं। ये भी हमारा क्या कहेंगे, पानी की बूंद भी हमारा क्या होता है, प्रिज्म कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पर ठोस गेंद नहीं होगा हमारा, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफेद दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में जो दूध है वो आपको सफेद दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा। फाइनली कह रहा है कि क्योंकि दूध में मौजूद कण और उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं, और श्वेत प्रकाश के सभी रंग हमारे डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर श्वेत प्रकाश में कोई भी चीज अगर सफेद आपको दिखाई देता है, इसका मीनिंग क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि श्वेत प्रकाश में कोई भी चीज अगर हमें श्वेत दिखाई देता है, तो श्वेत प्रकाश में वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो श्वेत प्रकाश में जो वस्तु है ये आपको सफेद अगर दिखाई देती है, इसके पीछे का रीजन जानिए। तो यहां पर श्वेत प्रकाश में वस्तु अगर श्वेत दिखाई देती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो श्वेत प्रकाश में अगर वस्तु श्वेत दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन हमारा ये होता है कि मेरे भाई जो श्वेत प्रकाश हमारा है अगर किसी भी वस्तु पर पड़ती है, तो सारी की सारी जो किरणें होती है वो सारी की सारी की किरणें का क्या होगा, तो प्रकीर्णन हो जाता है। किसी एक किरण का प्रकीर्णन नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है केवल और केवल नीला रंग का प्रकीर्णन हुआ, इसीलिए आपको दिखाई देता है। अगर सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाएगा और सभी रंगों का वेवलेंथ भी एक समान अगर हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कहते हैं कि हमको सब कुछ व्हाइट दिखता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर वस्तु श्वेत दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, तो मेरे भाई सभी रंगों का प्रकीर्णन इसका मतलब हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी रंगों का क्या होगा, सभी रंगों का यहाँ पर प्रकीर्णन हो गया। एक चीज तो आप ये कह सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, जो सभी रंग का प्रकीर्णन हुआ, उन सभी रंग की अगर बात करते हैं, सभी रंग का तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, तो कहेंगे सभी रंग का तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, तो कहेंगे सभी रंग का तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक समान होगा। सभी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो एक समान हमारा होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य एक समान है, इसलिए एक समान प्रकीर्णन हुआ। इसका ये काउज है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे काउज है, तो हम उसी पॉइंट पर आते हैं। इसका ये काउज है मेरे भाई, इसका ये कारण है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आप पढ़ते होंगे कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन हमारा होता है, ये प्रकीर्णन कहीं ना कहीं हमारा वित्तोकर्मानुपाती होता है। किसका, तो अगर हम प्रकीर्णन की बात करते हैं तो वित्तोकर्मानुपाती होता है हमारा क्या, तरंगदैर्घ्य के पावर 4 का, लैम्डा के पावर 4 का होता है। इसका मतलब मेरे भाई इससे ये पता चल रहा है, अगर सबके लिए लैम्डा समान होगा तो प्रकीर्णन सब में समान होगा। अगर किसी का लैम्डा का मान ज्यादा होता तो प्रकीर्णन कम होता, किसी में लैम्डा का मान कम होता तो प्रकीर्णन ज्यादा होता। लेकिन यहाँ सभी रंग का तरंगदैर्घ्य एक समान कहने का मतलब है लैम्डा जो है ये सबके लिए कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर लैम्डा का मान सबके लिए हमारा कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई सभी रंग का प्रकीर्णन भी हमारा क्या होता है, एक समान हमारा हो जाएगा। सभी रंग का प्रकीर्णन भी कैसा कहेंगे, ये एक समान हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, यानी कि ये बराबर तो ये भी बराबर हमारा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इसी के कारण ये ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड आपका पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा तब होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा तब होता है जब उस दूध के अंदर जो वसा फैट वगैरह होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अगर साइज बहुत छोटा होगा तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश आर पार हो जाता है। इसीलिए मेरे भाई हम लोग कहते हैं यहां पर श्वेत प्रकाश में अगर वस्तु अगर श्वेत दिखाई देती है, तो अगर कोई वस्तु श्वेत दिखाई देती है, इसका मतलब समझ लीजिए इस वस्तु के अंदर, इस वस्तु की अगर बात करते हैं तो वस्तु के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका साइज कैसा होगा, तो उस वस्तु के अंदर मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, मॉलिक्यूल का साइज होगा हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा बड़ा साइज होता है। मॉलिक्यूल का साइज कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर बड़ा साइज होता है। तो आप यहां पर सीधा पहुंचिए, आपको पता चल जाएगा। कहता है क्योंकि दूध में मौजूद कण जो होते हैं, दूध में मौजूद कण जो हमारे फैट वगैरह होते हैं, दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश के विभिन्न 7 रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में हमारा कहेंगे। तो मौजूद कण की बात पहले कर रहा है, तो मौजूद कण को हम लोग पहले समझते हैं। अगर मौजूद कण की बात कर रहा है तो मौजूद कण हमारा कैसा होना चाहिए, कहेंगे यहां पर बड़ा होना चाहिए। ये मौजूद कण कैसा होना चाहिए, कहेंगे यहां पर हमारा बड़ा होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। साथ ही साथ मेरे भाई तरंगदैर्घ्य की तुलना में तरंगदैर्घ्य हमारा क्या होना चाहिए, कहेंगे सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य एक समान होना चाहिए, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो बड़ा और एक समान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग इजी वे में कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन पहले भी मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसका ये काउज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि इतना बात समझ में आ होगा, इसी के कारण ये होता है और इसका काउज भी हमने आपको दे रखा है।
आगे चलते हैं। अगला कहता है कि दो असमान द्रव आपस में एक लंबी स्प्रिंग से हमारा क्या दबी स्प्रिंग से जुड़ जाता है। जब एक माचिस के धागे को जला करके स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, यानी कि धागा है और धागा से क्या बंधा हुआ है, तो मेरे पास दो ब्लॉक है, दो वस्तु है और उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया, तब कहता है कि धागा को जला दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो दबा हुआ स्प्रिंग होगा जैसे ही वो धागा टूटेगा तो भागेगा दोनों तरफ। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक सरफेस हमारा ऐसा होता है और इस सरफेस के ऊपर इसका हम लोग स्टडी करते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा एक सरफेस है और इसी सरफेस पर हमारा क्या है, तो दो वस्तु है। एक वस्तु को हम लोग कह दिए कि यहां पर है और एक वस्तु हमारा कहां पे है, तो कि ये एक वस्तु हमारा कहां, चूंकि कंप्रेस स्प्रिंग है तो एक वस्तु को मान लेते हैं कि हमारा यहां है। इसमें कितनी वस्तुएं हो गई, तो दो वस्तुएं हो गई और दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। ये भी बात बोल दिया, इसका द्रव्यमान m1 है तो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, तो दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। और ये कैसा स्प्रिंग है मेरे में, तो ये दबा हुआ स्प्रिंग, इस बात को ध्यान रखना, ये दबा हुआ स्प्रिंग होता है। और आपको एक बात पता होगा, अगर कोई स्प्रिंग हमारा दबा हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, उसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हमारा कौन सा, तो कहेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारा होता है। और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। अगर ये दबा हुआ स्प्रिंग की बात करते हैं, अब मेरे भाई कहता है कि जैसे ही हमारा ये क्या होगा, तो स्प्रिंग ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो जाहिर सी बात है जैसे ही दबा हुआ स्प्रिंग ब्रेक करेगा तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये जो द्रव्यमान है ये इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे में, इसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है उसको आप जानिए कि जैसे ही ये टूटेगा, इसका मतलब है इन दोनों पर जो एक्सटर्नल फोर्स इसको जो खींच करके रखा हुआ था वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे ही धागा टूटेगा दोनों फ्री हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई हम कह सकते हैं इस पर लगने वाले जो एक्सटर्नल फोर्स थे उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब हमारे पास आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का सेकंड लॉ याद कीजिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ पर अगर हम लोग चलते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग देखेंगे तो हम लोग को के सामने में आएगा कि हमारा फोर्स जो होता है ये संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो फोर्स कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। अब यहां पर जब इसका मान जीरो हम लोग कर देंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि डीपी बराबर जीरो हो जाएगा। अगर इस टर्म को जीरो कह रहे हैं, चूंकि ये जैसे ही टूटेगा तो फ्री हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा। जब फोर्स जीरो होगा तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, तो डीपी बराबर जीरो हो गया। और डीपी बराबर अगर हमारा जीरो हो गया तो डीपी का मतलब डिफरेंस होता है, पी में डिफरेंस है। इसको लिखने का तरीका होता है कि डीपी बराबर जीरो है, इसका मतलब डीपी का मतलब होता है P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल P माइनस इनिशियल P बराबर हमारा क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। फाइनली यहां से रिलेशन क्या निकलेगा, तो P2 बराबर हमारा P1, क्योंकि इसको उस साइड भेजेंगे तो P2 बराबर P1 हो जाएगा। और P2 P1 क्या है, तो ये संवेग है। इसका मतलब मेरे भाई कहीं ना कहीं पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में जो संवेग होगा हमारा कैसा रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। और जब संवेग कांस्टेंट होता है इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं हमारा संवेग संरक्षित रहा। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे सीधा सीधा इसमें संवेग संरक्षित रहा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा संवेग संरक्षित रहा, इस बात को ध्यान रखना। तो कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर इसमें संवेग हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे संवेग जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। और यानी कि संवेग हमारा कैसा होगा, कहेंगे यहां पर एक समान हो जाएगा। संवेग कांस्टेंट मतलब संवेग एक समान हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि जैसे ही स्प्रिंग टूटेगा तो जाहिर सी बात है दोनों वस्तु एक दूसरे से दूर भागेगा, ये इधर भागेगा ये इधर छिटकेगा। और वैसी परिस्थिति में कहेंगे उन दोनों वस्तु का जो संवेग होगा वो एक समान रह जाएगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, क्या एक समान रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। क्या एक समान रह जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो समान क्या एक जगह रहे, एक जैसा रहेगा, तो हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखा कि उसका संवेग एक समान रहेगा। और इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी दिखेगा तो आप आसानी से आंसर करेंगे। यहां ध्यान रखना संवेग है, कोणीय संवेग नहीं है, रेखीय संवेग। सीधी रेखा में चल रही, इसका मतलब रेखीय संवेग हमारे समान होंगे, ध्यान रखेंगे। नमस्ते गुरुजी, आज आपके सेंटर की तरफ से आया ओ एसटीटी साइंस का रिजल्ट लेने, क्या कहना चाह रहे हैं शुभम कुमार जी? मैंने आपकी बातों को समझा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है और जो मशीन उसका रीडिंग, अब बताइए लिफ्ट में आप चढ़ते हैं और उसी लिफ्ट में को मशीन रख दिया जाए जो भार को मापता है, तब कहता है कि उस मशीन का जो पाठ्यांक है वो न्यूनतम होगा। कब न्यूनतम होगा वो कंडीशन आपसे जानना चाहता है।
कब वो वस्तु का भार को क्या कहेगा, तो वस्तु का भार को कम फील करेगा। तो इसमें आपको लिफ्ट वाले केस में कुछ कंडीशंस जो है आपको पूरी तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते रहता है। सबसे पहला मेरे भाई, अगर लिफ्ट किस अवस्था में है, तो विराम की अवस्था में अगर लिफ्ट कभी भी अगर मिलती है, अगर विराम की अवस्था में अगर हमारा लिफ्ट होता है, लिफ्ट कैसा अवस्था में, लिफ्ट अगर विराम की अवस्था में होगा, तो याद रखना ऐसे केस में हमेशा जो वस्तु का जो भार होता है ना, वस्तु का जो भार हमारा होता है ये वास्तविक भार के बराबर होता है, न ज्यादा होगा न कम होगा, इसका वास्तविक भार ही हम लोगों को मिलता है। दूसरा केस हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से हमारा नीचे, ध्यान रखना कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिफ्ट एक समान वेग से हमारा किधर, तो ऊपर, या फिर एक समान वेग से हमारा नीचे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों का साइन हो, ऊपर मतलब तीर का निशान ऊपर, नीचे मतलब तीर का निशान नीचे, लेकिन कंडीशन है कि एक समान वेग होना चाहिए। अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे अगर हमारा लिफ्ट जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको याद रखना है कि उसके अंदर जो वस्तु होगा उस वस्तु का भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। इस कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे। इसी का बेहतर एक्सप्लेनेशन जो हम लोग देते हैं, तो हम लोग अपने थ्योरी की क्लासेस में इसको पढ़ते हैं। तो वास्तविक भार के बराबर होगा, तो आपको ध्यान रखना ये दो तीन केस इसमें आगे, दो केस तो इसी में, एक केस आपका ये हो गया, तो इसमें वास्तविक भार ही मिलता है, जितना रियल वेट है उतना ही मिलता है। अब तीसरा केस में हम लोग चलते हैं। तीसरा केस में अगर हम लोग देखते हैं, अगर लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर जा रही है, और जब लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर त्वरित गति से हमारा जाता है, तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे टी माइनस एम जी बराबर हमारा एम ए हो जाएगा, तो टी बराबर एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये भी कंडीशन, यदि लिफ्ट की बात करते हैं, यदि मेरे भाई हम लिफ्ट की बात करते हैं, और जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता चल रहा होगा, यदि लिफ्ट मेरे भाई हम सीधा कहेंगे, यदि लिफ्ट हमारा त्वरित गति से किधर जा रही है, तो त्वरित गति से ऊपर की ओर जा, ऊपर का सिंबल ऊपर की तरफ, त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा इक्वेशन होता है टी माइनस एम जी बराबर क्या, तो एम ए, और हम कहते हैं कि टी बराबर, चलो इतना हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा आंसर करेंगे। तो यहां पर जो वस्तु का भार हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना वस्तु का भार यहाँ पर वास्तविक भार से हमारा ज्यादा मिलता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है, तो वस्तु का भार वास्तविक भार से ज्यादा मिलता है, तो हम लोगों को केस कौन सा ढूंढना था, अब इसी का जस्ट उल्टा समझेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा क्या होगा, तो यदि लिफ्ट हमारा त्वरित गति से किधर की ओर जाएगी, लिफ्ट त्वरित गति से, अब हम लोग कहते हैं त्वरित गति से हमारा नीचे की ओर अगर जाती, तीर का निशान देखते जाइए, अगर नीचे की ओर जाएंगे तो जस्ट इसी का हमारा उल्टा हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे वस्तु का जो भार हमारा होगा ये कहीं ना कहीं वास्तविक भार से हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कम हो जाता है, ये वास्तविक भार से हमारा कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। इन दोनों केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिफ्ट रुका हुआ है, जितना आपका भार है उतना ही दिखाएगा। अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे, दोनों कंडीशन में अगर देखेंगे तो फिर भी हमारा वही हमारा सिचुएशन होगा। तो इन दोनों के लिए तो सोचना ही नहीं है। अब लिफ्ट अगर त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो भार में वृद्धि हो जाती है, और वास्तविक भार से भार ज्यादा होता है। इसका मतलब लिफ्ट त्वरित गति से अगर नीचे जाएगी तो वास्तविक भार से वो कम भार फील करता है। और कह रहा है कि मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट हमारा यहां पर किधर की ओर गति करेगी, तो नीचे की ओर गति करेगी, त्वरित गति से नीचे की ओर जाएगी, तो समान चाल से ऊपर की। तो मेरे भाई जब कभी भी हम समान चाल देखेंगे या समान वेग देखेंगे, समान चाल या समान वेग, समान चाल या समान वेग बराबर होगा, तो ये हमारा तो पॉसिबल नहीं है। कम ज्यादा नहीं होगा, वास्तविक वेग मिलेगा। अगर मुक्त रूप से नीचे की ओर गतिशील है, फ्रीली अगर कह रहा है मुक्त रूप से अगर नीचे, तब तो ये भारहीन फील करेगा। तो मेरे भाई ये कैसा फील करेगा, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा भारहीन हो जाएगा। अगर मुक्त रूप से अगर नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब अपने आप नीचे गिर रहा है, तो हम कहेंगे वो भारहीन होगा, यानी इसका भार ही नहीं होगा और इसका भार जीरो हो जाएगा, यानी इसका जो वेट होगा वो जीरो हो जाता है। अगर समान त्वरण से हमारा किधर ऊपर की ओर जाएगी, तो मेरे भाई यहां पर समान त्वरण से अगर ऊपर की ओर जाएगी, किधर की ओर जाएगी, अगर ऊपर की ओर जाएगी, ये किधर की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। अगर ऊपर की ओर जाएगी तो वस्तु का भार वास्तविक भार से क्या होगा, तो ज्यादा हो जाएगा। यहां पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो वास्तविक भार से हमारा ज्यादा हो जाएगा। वस्तु का भार वास्तविक भार से क्या होगा, तो ज्यादा हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा। मेरे भाई जीरो नहीं कह रहा है कि आप ये मार दोगे, ये गलत आंसर आपका दे रखा था। इंग्लिश में देखते हैं, ए पर्सन स्टैंड ऑन अ वेट मेजरिंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट, द रीडिंग ऑफ द मशीन विल बी मिनिमम इफ द लिफ्ट मूव्स। किधर लिफ्ट हमारा जाएगा कि वहां पर मिनिमम हम लोगों को दिखाएगा। तो मेरे भाई ऊपर वाला तो नहीं होती, हमारा ज्यादा दिखाएगा, इसमें तो जीरवे हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं हम लोग आंसर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई नहीं हमारा हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन के जब आप आंसर करने के लिए जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका भार जो है वो कम कब मिल रहा है, जब लिफ्ट हमारा त्वरित गति से नीचे की ओर जाएगी। नीचे की ओर त्वरित गति से जाएगी तो होगा। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, गलत आपके आंसर्स दे रखे थे। ठीक है, चलिए बात समझ रहे होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग थ्योरी वगैरह पढ़ रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा।
यदि प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो एलसीआर सर्किट परिपथ का गुणता कारक हमारा क्या प्रभाव पड़ता है? हमने आपको बोला है मेरे भाई आरएलसी सर्किट बोलिए, या फिर इसी को आप आरएलसी सर्किट आप कह दीजिए, आरएलसी सर्किट कह दीजिए, या फिर इसी को एलआर सर्किट, एलआरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएलसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमारा रेजिस्टेंस होगा, एल का मतलब इंडक्टर होता है तो इंडक्टर लगा देंगे कॉइल की तरह, और सी क्या तो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर लगा देंगे इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारा सर्किट होता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको इंडक्टर को एल से दिखाता है, कैपेसिटर को सी से दिखाते हैं। अब कहता है मेरे भाई कि जब कभी भी हमारे पास ऐसा कोई सर्किट होता है, हमारे पास जब ऐसा कोई सर्किट होता है, हमारे पास जब ऐसा कोई सर्किट होता है तो इस सर्किट में आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आरएलसी सर्किट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपसे गुणता कारक पूछ रहा है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा है। तो मेरे भाई आरएलसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला वो आपको याद रहेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। और ये 11-12 का क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वालिटी फैक्टर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो ये 1/r होता है, और अंडर रूट में हमारा l/c होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। एल इंडक्टर है और सी कैपेसिटर है, जहां आर रेजिस्टेंस हमारा होता है। तो ये क्वालिटी फैक्टर का हमारा फॉर्मूला यहां पर होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आरएलसी सर्किट में अगर हम लोग देखते हैं, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है 1/r इक्वल टू अंडर रूट में l/c हमारा हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वालिटी फैक्टर आरएलसी सर्किट जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होगा आपको याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। कहता है यदि प्रतिरोध को हम बढ़ा रहे हैं, यानी आर के मान को हम क्या कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, तब कहता है कि बताइए उस आरएलसी सर्किट के अंदर क्वालिटी फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो क्वालिटी फैक्टर है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई किस पर पूछा है, तो आपको ध्यान रखना, सी पे नहीं पूछा काट देंगे, एल पे नहीं पूछा काट देंगे, क्वालिटी फैक्टर आर की बात कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर हमारा दे रखा है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का हमारा वित्तक्रमानुपाती है। क्योंकि इन दोनों के बारे में चर्चा नहीं करते, कांस्टेंट काट देंगे। इसका मतलब मेरे भाई रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाने की बात अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो क्वालिटी फैक्टर उसका घट जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में क्वालिटी फैक्टर अगर घट जाता तो ऑप्शन क्या करेंगे आंसर, तो कहेंगे इसका क्वालिटी फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी कहता है कि वह घट जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया तो बताइए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिख करके दीवार में चिपका दीजिएगा जब आरएलसी सर्किट हमारा सीरीज में होता है तो। समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई ये कैसी परिस्थिति में, तो ये श्रेणी क्रम में जब जुड़ा हुआ होगा तब हम लोग आरएलसी सर्किट को जब श्रेणी क्रम में देखते हैं तब उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, तो ये श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है, ये श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है। यही अगर पैरेलल की बात करता, समानांतर क्रम की बात अगर करता, अगर यही फिर समानांतर क्रम की बात करता तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा उसको भी। समानांतर क्रम की अगर बात करता तो क्वालिटी फैक्टर जो हमारा होता है इसके लिए आर ऊपर में होता, और इसी को जस्ट पलट देते हैं हम लोग, इसी को जस्ट क्या करेंगे तो हम लोग पलट देते हैं सर, वही फॉर्मूला हमारा डेवलप कर जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं, इसी को पलट दीजिएगा तो ये आप आर इंटू हमारा सी अपन में एल हो जाता है। ये जो पैरामीटर है इसी को आप पलट दीजिए तो ये हमारा समानांतर क्रम के लिए हमारा हो जाता है। तो यहां पर मेरे भाई हम सीरीज क्यों लिए हैं आप इस बात को समझिए। एलसीआर सर्किट लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट लिखा है एलसीआर, लेकिन यहां लिखना चाहिए था कि सीरीज है कि पैरेलल है। अगर सीरीज पैरेलल अगर नहीं करेगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। अगर मान लेते इसको समानांतर क्रम में बना करके बनाते तो जो क्वालिटी फैक्टर हमारा होता वो समानुपाती आर का हो जाता, ये बढ़ने से तब तो ये बढ़ जाता। लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये बात नहीं बोला है, क्वेश्चन में ये बात नहीं बोला है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप इसको मान करके ही सॉल्व करिए चूंकि आंसर इसी बेसिस पर किया है। लेकिन अगर समानांतर क्रम में होगा तो इसी का जस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, आर ऊपर चला जाएगा, सी ऊपर, एल नीचे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर या अन्य विद्युत चुंबकीय युक्ति में प्रयुक्त क्रोड जो होते हैं वो हमारे किसके होते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, आप
ट्रांसफार्मर के बारे में हमने कई बार आपको जिक्र किया है, शायद आपको लगता है कि थ्योरी की क्लासेस में भी आप पढ़ते होंगे, नियुक्ति बैच में भी पढ़ते होंगे, वहां भी मैंने चर्चा किया है। जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस सिद्धांत को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसका है? तो माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा। ये किसका नाम आपने सुना होगा? तो माइकल फैराडे की हम बात करते हैं। ये माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा, माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा, ध्यान रखेंगे। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर मेरे भाई क्या होता है? तो कोर का इस्तेमाल होता है, आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसी में हम लोग आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। ये आयरन कोर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो आयरन कोर हमारा होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। ये किसका बना होगा? क्योंकि हमारा सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, यानी कहने का मतलब आयरन कोर जो होगा हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं नर्म लोहा कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे कह दीजिए, जो आयरन कोर हमारा होता है ये नर्म लोहा का बना होता है। सॉफ्ट मटेरियल कहने का मतलब है, इसको आप नरम लोहा कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप कहिएगा सर नरम लोहा क्यों यूज करते हैं? नरम लोहा यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। इससे हिस्टेरेसिस लॉस की अगर बात करते हैं तो ये लॉस कम होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए इसका यूज करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि अगर इस आयरन कोर को हम लोग लेमिनेट कर देते हैं, अगर इस आयरन कोर की जो पत्तियां होती है, अगर इसको सिलिकॉन स्टील से लेमिनेट कर दिया जाए, किससे? तो याद रखना सिलिकॉन स्टील की बात कर रहे हैं। ये अगर इसको सिलिकॉन स्टील से अगर इसको लेमिनेट कर दिया जाए, उसको अगर चारों तरफ से पूरा लेमिनेशन समझते होंगे, सिलिकॉन स्टील से लेमिनेट कर दिया जाए, तो ये फिर क्या करता है? तो कहेंगे उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो एडी करंट आता है उसको भी कम कर देता है। जो एडी करंट हमारी होता है, एडी करंट लॉस की बात करते हैं, तो ये एडी करंट लॉस भी हमारा क्या होता है? तो ये एडी करंट लॉस को भी ये क्या करता है? कम कर देता है, जिसको भंवर धारा कहते हैं। एडी करंट को भंवर धारा कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए, आपको हर चीज समझ में आएगा। कहता है कि ट्रांसफार्मर अन्य विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसमें प्रयोग में क्रोथ, हमारा इंग्लिश में देखिए द कोर यूज्ड, कह रहा कि द कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, चलो कोर की बात कर रहा है, उसी आयरन कोर की बात कर रहा है। एंड द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लेमिनेटेड, यानी कह रहा है मेरे भाई कि जो डिवाइसेस में हम आयरन कोर है उसको लेमिनेट कर देते हैं। तो जब आयरन कोर को हम लेमिनेट करेंगे तो बताइए ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई आयरन कोर को लेमिनेट करेंगे तो किससे करेंगे, किस मटेरियल से करते हैं? वह मटेरियल हमारा सिलिकॉन स्टील का होता है, ज्यादा परसेंटेज में नहीं होता है, 3 से 4% में ही हमारा ये होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी से लेमिनेट करते तो ये एडी करंट की लॉस को कम कर देता है। तो मेरे भाई क्रोड में भंवर धारा जो हमारा घानी होता है, या एडी करंट जो लॉस होता है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको कम कर देता है। इसके पीछे का आंसर हमारा ये होगा। लेकिन अगर ये बोलता कि आयरन कोर अगर सॉफ्ट मटेरियल नरम लोहा का यूज करते हैं, तब कौन सा लॉस कम होगा? तब आप हिस्टेरेसिस लॉस को कम करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे लगता है मेरे भाई जो लोग लगातार तैयारी करते हैं, लगातार ऐसे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होता है। फर्जी घूमने वाले बच्चे मार्केट में ढेर मिलेंगे, लेकिन तैयारी करेंगे वाले बच्चे, जिनको लगता है कि सिलेक्शन लेना है, वो बच्चे अलग हो जाते हैं। उनको पता है कि हमको किसी भी सूरत में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जो है ना, वो अलग ही दिख जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक एक बच्चे का रिजल्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, इस तरीके से आप अगर पढ़ लीजिएगा तो अगरम बगरम पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। आप उतना मत पढ़िए जिससे कि आपका रिजल्ट खराब जाए, उतना पढ़िए जिससे रिजल्ट आपका परफेक्ट हो। हमें रिजल्ट से मतलब है, इसीलिए क्लैरिटी के साथ हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन दे रखा है और साइक्लिक प्रोसेस की बात करता है। मेरे भाई ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, साइक्लिक प्रोसेस उसी को समझ में आएगा जो थ्योरी की क्लासेस की होगी। एक बार बता करके आंसर बताइए तो, और तब अगर हम बताएंगे तो तब देखिए थ्योरी से रिलेट कीजिएगा कैसे आपको तुरंत समझ में आता है। लेकिन एक बार चाहेंगे कि आप लोग आंसर करिए। सर बहुत डर लगता है। अरे गुड़िया जी डरना नहीं है, जितना चीज सिखा रहे हैं ना उसको नोट करते जाइए और उसको रट जाइए, उसी को समझ करके वैसे ही पढ़िए आप, और एग्जाम में वह आता है, अलग से कुछ नहीं आता है, तोप चीज नहीं है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पांडे जी बताइए तो, नीतू जी बताइए इस क्वेश्चन का। बीटीएस सभी लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं ए, कोई कह रहे हैं बी, कोई कह रहे हैं सी, मतलब ये नहीं है, क्या कह रहे हैं? कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, लॉजिक के हिसाब से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हम देखना चाहते हैं कितने लोग आंसर सही करते हैं, और इतने लोग लाइव है। एक बार भी मेरे भाई लाइक बटन दबा दीजिए सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट करके लाइक बटन दबा दो, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा बताओ किसने किसने ये नहीं पढ़ा है, और जो लोग नहीं पढ़ा है जाकर के थ्योरी की क्लासेस करेगा। हम लोग यहां पर उष्मा गतिकी के नियम के बारे में किसने नहीं पढ़ा है? उष्मा गतिकी का नियम पढ़े कि नहीं पढ़े ये बताइए। और उष्मा गतिकी का नियम तो हम लोग शून्यवा नियम पढ़ते हैं, प्रथम नियम पढ़ते हैं, द्वितीय नियम पढ़ते हैं, तृतीय नियम पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। उष्मागतिकी के नियम से क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया बीपीएससी में। तो उष्मागतिकी का जो नियम होता है, इसी में हम लोग उष्मागतिकी के प्रथम नियम की हम बात करते हैं।
और उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम हमारा होता है ये ऊर्जा संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये उष्मा गतिकी का प्रथम नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये भी एक पॉइंट है, इसको तो आप घोंट जाइएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उष्मा गतिकी के नियम, और उष्मा गतिकी का कौन सा नियम, तो प्रथम नियम की बात करते हैं, और उष्मा गतिकी का प्रथम नियम हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। अब कह रहा है मेरे भाई कि उष्मा जो उसमें दिए हैं वो किसके बराबर हमारा होगा, समझना गौर से। तो एनर्जी कंजर्वेशन में साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, हम यहां पर साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो हीट इज गिवन इन द सिस्टम इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जो हीट देंगे वो किस में परिवर्तित हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो प्रेशर में परिवर्तित होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो उष्मा तो दे ही रहे, तो ये तो हमारा होबे नहीं करेगा, तो आंसर होने की संभावना ए है। अब समझना मेरे भाई, जब हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में आप एक चीज ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारा एनर्जी भी कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो जितना उष्मा देंगे उतना वर्क मिलेगा। और साइक्लिक प्रोसेस कहता है कि समीशन ओवर टोटल हीट, जितना आपने दिया इंजन को या किसी भी चीज को, और उतना ही आपको क्या मिल गया, तो टोटल वर्क आपको मिल गया। तो मेरे भाई जितना आपने उष्मा दिया वही पूरा का पूरा किस में परिवर्तित हो गया, तो वही पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित हो गया। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, यही से आता है, जितना आपने दिया उतना यहां पर मिल रहा है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए एनर्जी का हमारा कंजर्व रह गया। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आपको साइकिल के लिए बोलेगा तो हम लोग ये लगाते हैं, प्रोसेस के लिए अगर बोलेगा तो उसके लिए हम लोग डी डैश क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू लगाते हैं। एक काम करते हैं, ये प्रोसेस की बात कर दिया है, ये आपका देखो दो टर्म हमारा होता है, एक तो ये दो तरह का फॉर्मूला इसमें होता है, एक तो आपको साइकिल के लिए फॉर्मूला होता है, और साइकिल के लिए समीशन ओवर टोटल हीट बराबर समीशन ओवर क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होता है। और एक हमारा फॉर्मूला होता है, इसी में प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये आपको प्रोसेस के लिए पूछा आ गया, देखो ना साइक्लिक प्रक्रम बोला है, प्रोसेस के लिए क्वेश्चन पूछा है, और प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है डी डैश क्यू इक्वल टू, और डी यू प्लस में हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डी डैश डब्ल्यू होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब कह रहा है कि उष्मा जो है वो किसके बराबर हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चक्रीय साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तो मेरे भाई जब कभी भी साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन होता है, इसलिए ये जीरो हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं, जो डी डैश क्यू बराबर हमारा क्या होता है, डी डैश डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहां से जाइए कि आप यहां से जाइए, फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज हमारा सामने आता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ए राइट आंसर हमारा हो जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन जिसका था वो राइट आंसर कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस में कराया है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन देख करके मेरा दिल खुश हो गया था कि मेरे थ्योरी में जो पढ़ाए हुए एक्स्ट्रा पॉइंट थे उससे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और क्या क्वेश्चन पूछा है, जिसको नहीं हवा लग रहा होगा जाके थ्योरी की क्लासेस पढ़ लो, मजाक नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में अगर तुमको 6 चैप्टर ही पढ़ना तो पढ़ लो जा करके, चैप्टर मजबूत हो जाएगा और क्वेश्चन वहीं से तुम्हारा आता है, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि हमको पढ़ाया हुआ बैच चाहिए तो इंजेक्शन बैच मिल जाएगा, अगर नया बैच चाहिए तो आरंभ बैच मिल जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ने वाले बच्चे की संख्या बहुत है, पढ़ने वाले बच्चे की संख्या बहुत कम होती है, वही वही रिजल्ट देता है। इसीलिए जिसको लगता है कि हम टॉप हैं तो आप टॉप बने रहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। ये क्वेश्चन कहता है ताप और दाब प्रावस्था आरेख की बात करते हैं, आरेख पर, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि किसके किसके बीच में ग्राफ हमारा कह रहा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हमारा ग्राफ है, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग फेज डायग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राफ की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारा प्रेशर का एक्सिस है, एक तरफ हमारा किसका, तो कहेंगे टेम्परेचर का एक्सिस है, और उसी में बोल दिया है पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, द पॉइंट क्या कह दर्शाता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बोला था, याद करना, कि जब हम पीटी डायग्राम की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम की बात करते हैं, इसको हम लोग पीटी डायग्राम कहते हैं। बताओ याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जो लोग पढ़ रहे होंगे। पीटी डायग्राम में मैंने बोला था कि जो ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है वो पॉइंट बनता है, याद करो। पीटी जो डायग्राम होता है इसमें ट्रिपल पॉइंट हमारा जो त्रिक बिंदु बनता है, ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है हमारा क्या बनता है, तो वहां पर पॉइंट बनता है। नहीं होता है तो मेरे भाई इस चीज को यहां फोकस कीजिए, एक तरफ हमारा प्रेशर का एक्सिस, एक तरफ हमारा टेम्परेचर का एक्सिस, इसी के बीच में हम लोग ग्राफ खींचते थे, याद करो। ग्राफ ऐसा मैंने जब हीट पढ़ा रहा होगा तो उस समय हमने ये ग्राफ बताया होगा। तो यहां पर इस तरीके से आपको समझना, ये फ्यूजन कर्व, ये हमारा वाष्पीकरण का कर्व, ये सब्लिमेशन का कर्व होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते थे, ये हमारा त्रिक बिंदु हमारा होता है, इसी को त्रिक बिंदु कहते हैं। और मेरे भाई त्रिक बिंदु, यहां एक बिंदु है,
त्रिक बिंदु क्या है, तो यहाँ एक बिंदु है, तो किस में, तो कहेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, अगर कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर त्रिक बिंदु को देखना तो वो एक बिंदु के समान होता है, एक पॉइंट के समान होता है। और मैंने ये भी बोला था कि इस त्रिक बिंदु के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, शायद मेरे भाई आपको नहीं पता होगा, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछता है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखना 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए त्रिक बिंदु के क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर की बात करेंगे वो कितना होगा, तो याद रखना इसके क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कहेंगे, 0.01 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, और यही हमारा 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो त्रिक बिंदु के क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो कहेंगे इतना होता, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपसे पूछता है कि पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट क्या बनता है, तो आप सीधा कहेंगे सर पॉइंट बनता है। पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट क्या बनता है, तो कहना पॉइंट बनता है, और यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे। दूसरी बात मेरे भाई, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, उसके बारे में चर्चा कर देते, क्योंकि दो क्वेश्चन इस पर फ्रेम होता है। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम की बात करता है, पीवी डायग्राम की अगर बात करता है, तो याद रखना मेरे भाई, पीवी डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है, इसका ट्रिपल पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या बनेगा, तो याद रखना यहां पर ट्रिपल पॉइंट हमारा लाइन बनता है, तो यहां पर ट्रिपल पॉइंट लाइन बनता है, लेकिन यहां पर ट्रिपल पॉइंट पॉइंट बनता है। नामे से पता चलता है पीटी डायग्राम मतलब पॉइंट, पीटी डायग्राम मतलब पॉइंट बनता है, और पीवी डायग्राम में क्या बनता है, तो लाइन बनता है। बताइए किसको किसको ये लाइन, ये बात याद था? मेरी क्लासेस में जो लोग थ्योरी पढ़ रहे थे इसमें से किसको किसको ये बात याद था? और जिसको भी याद था, जिसको भी याद था, मेरे तरफ से मेरे भाई आपको कुछ गिफ्ट हम करेंगे, ठीक है? लेकिन आप ये बताइए कितने लोग इसका आंसर सही किए थे? बताइए, कह रहा वही क्वेश्चन कह रहा है, द पॉइंट ऑन ए प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम एट विच ऑल द फेज आर, देखो ये भी लिख दिया, ऑल द फेजेज आर प्रेजेंट इन साइमल्टेनियसली। हमने बोला था त्रिक बिंदु हमारा वह बिंदु होता है जहां पर पानी अपनी तीनों अवस्था में होती है, और त्रिक बिंदु एक बिंदु होता है कहां पर, तो पी और टी के बीच में ग्राफ में। तो प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट बनता है, और प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट हमारा लाइन बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है। तो बताओ मेरे भाई, देखो ये क्वेश्चन तुमको पढ़ाए थे थ्योरी की क्लासेस में, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाया था, और एक्स्ट्रा पॉइंट से क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिला। शायद हमको लगता है कि जो बच्चे इसका थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे, उम्मीद ही कम है कि वो बना करके भी इसको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर हम लोग फेंकते हैं, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, तो मेरे भाई उसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि उसका जो पाथ होगा हमारा अलग अलग होता है। इसमें दो तीन बात आपको याद रखना है। अगर मान लेते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप फेंक रहे हैं, और थीटा का मान कितना डिग्री पर, तो आवेशित कण को जब हम लोग फेंक रहे हैं, तो थीटा का मान 0 डिग्री पर अगर फेंकेंगे, तो याद रखना मेरे भाई कि जो हमारा यहां पर जो पाथ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारा पाथ बनेगा, वो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, वो सीधी रेखा में हमारा निकलता चला जाएगा। एक कंडीशन ये याद रखना। दूसरा कंडीशन याद रखना, अगर मान लेते हैं कि थीटा का मतलब 90 डिग्री पर उसको फेंका जाता है, तब जो यहां पर पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा सर्कुलर बनता है, वृत्ताकार बनता है, इसको याद रखेंगे, ये सर्कुलर बनता है। ये दूसरा हमारा हो गया। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, याद रखना तीसरा हमारा होता है, अगर मान लेते हैं थीटा का मान यहां पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे थीटा का 45 मान 30 डिग्री बोले, फर्क पड़ता है अगर थीटा हमारा किसी भी एंगल पर होता है। अगर मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग ये देख ले मेरे भाई कि इस पर ये थीटा हमारा है, इस पर ये हमारा थीटा यहां पर है, और थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 और 90 के बीच का थीटा की बात करते हैं, तो मेरे भाई थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री कुछ भी हमारा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो पाथ हमारा बनता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जो 90 डिग्री से कम और हमारा किससे, तो कहेंगे 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो पाथ बनता है ये कैसा बनेगा, तो हेलिकल बनता है। इसका पाथ कैसा बनेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा हेलिकल बनता है, हेलिक्स की तरह हमारा बनता है, ये पाथ हमारा कुछ हेलिक्स की तरह ऐसा बन जाता है, इसी को हेलिकल पाथ कहते हैं। तो यहां पर थीटा का मान हमारा कितना, तो कहेंगे 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और 0 डिग्री से हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ऐसा कहते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लीजिए। तो कह रहा कि एक आवेशित कण को कहां फेंका गया, तो एक चार्ज पार्टिकल को, एक आवेशित कण को मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया गया, तो मैग्नेटिक क्षेत्र में, यहां पर मैग्नेटिक क्षेत्र में, ये मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या, तो उसको फेंक दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया। लेकिन यहां पर एक लाइन और बोला गया है कि क्षेत्र की दिशा के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है वो चार्ज पार्टिकल, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा 30 डिग्री कोण यहां पर बनाती है। तो मेरे भाई उस कण का जो तो मैंने बोला कि अगर 90 और 10 जीरो के बीच में होगा थीटा का मान, तो पाथ हमारा हेलिकल होगा, और हेलिकल पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, हेलिकल पाथ को हम लोग यहां पर कहते हैं कुंडली डेविड, यानी कि कुंडली जैसा संरचना होगा, ऐसे स्पाइरल जैसा संरचना, कुंडली जैसा बना हुआ रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये गलत लिखा हुआ है, कुंडली यानी कि क्वाइल्ड जैसा हमारा संरचना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कण की गति समीकरण हमारा इतना दे रखा है, तो बताइए इसकी गति क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। अच्छा, थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन आपका है। क्या दे रखा है, एक गति का समीकरण दे रखा है, कण की गति का समीकरण, और x बराबर क्या है, तो एक कॉस में हमारा क्या, तो एक कॉस में हमारा अल्फा टी का यहां पर स्क्वायर कह दिया। एक कॉस में हमारा अल्फा टी का स्क्वायर कह दिया। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम लोग यहां पर कॉस की बात करते हैं तो जो कॉस थीटा हमारा होता है उसका मैक्सिमम मान कितना होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे सर, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है। इस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा और कॉस थीटा का जो मिनिमम मान होता है हमारा कितना होगा। चलो इतना लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है ना वो हमारा कितना, तो +1 होता है, और कॉस थीटा का जो मिनिमम मान होता है हमारा -1 होता है। तो इससे ये पता चल रहा है मेरे भाई कि कॉस थीटा का मान अगर हमारा +1 से -1 की तरफ अगर हमारा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, यानी उसके मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन आ रहा है। इसमें किस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना जो वेव हमारा बनेगा उस वेव के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड में क्या रहा, तो मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना। उसके मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन आ रहा, और जब मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन आता तो ऐसे गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। इसको कैसी गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन हमारा होता है, इसी को ऑसिलेटरी मोशन हमारा हो जाता है। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, ये आवर्ती गति नहीं है, ये दोलन गति, इस बात को ध्यान रखना। एक दोलन गति का एग्जांपल है, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी टिक आउट करेंगे। आगे माइक्रोवेव ओवन, इस पर तो क्वेश्चन बेहतरीन बनता है, और ये मेरे भाई आपको पता है ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छा है कि तुम सोच नहीं सकते हो। माइक्रोवेव ओवन पर जो क्वेश्चन पूछता है इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम सोच नहीं सकते हो। अभी देखिए तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं, सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप मार्केट जाइए और कोई भी चीज आप पैटीज वगैरह जब खरीद करके खाते हैं, अचानक कहते हैं पैटीज गर्म करके दीजिएगा, तो एक प्लेट में माइक्रोवेव में क्या करते हैं, प्लेट में क्या करता है, पैटीज को रखेगा, अंदर डाल देता है, और थोड़ी देर के बाद निकाल करके आपको देगा पैटीज गर्म होगा और प्लेट ठंडा होता है। तो माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करते हैं तो ये माइक्रोवेव ओवन जो हमारा होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको क्या कहते हैं। ये मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा क्या है, याद रखना, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं, ये हमारा माइक्रोवेव रेडिएशंस भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो माइक्रोवेव रेडिएशंस की बात करते हैं, या माइक्रोवेव हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो माइक्रोवेव रेडिएशंस के ये प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है। ये माइक्रोवेव रेडिएशंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखना इस बात को। और माइक्रोवेव क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात को आप ध्यान रखना यहां पर। अब कहता है कि माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल हमारा हो सकता है। पदार्थ द्वारा, क्या किसके द्वारा मेरे भाई, तो पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंग का अवशोषण, प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंग का ग्रहण, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंग का प्रवर्धन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन। हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा। दूसरी बात मेरे पास ध्यान रखना कि अगर आप जिस प्लेट में, मान लेते एक प्लेट है, इसी में आप पैटीज को रखे और इसके अंदर डाल दिए, तो पता चला कि ये पैटीज थोड़ी देर के बाद अगर देखें तो ये पैटीज आपका गर्म हो जाता है, और आराम से आप खा लेते हैं उसको, क्योंकि ये पैटीज गर्म करके, लेकिन ये प्लेट ठंडा होता है। जब उसमें डाला जाता है तो ये जो प्लेट हमारा होता है ये ठंडा रहता है, प्लेट तो हमारा ठंडा ही रह जाता है, जबकि ये जो पदार्थ जो हम लोग खाने वाले पदार्थ, जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं, ये खाद्य पदार्थ मेरे भाई यहाँ पर हमारा खाद्य पदार्थ कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग को यह समझना है कि खाद्य पदार्थ गर्म क्यों होता है। तो आप यहां पर समझिए कि इस खाद्य पदार्थ में हमारा क्या होता है, इस खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा होती है। इस खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा होती है, इस बात को ध्यान, इस खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा होती है। अब नमी की मात्रा, इस खाद्य पदार्थ में क्या होगा, तो नमी की मात्रा होती है, ध्यान रखना। और अगर नमी की मात्रा होगी तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि नमी की मात्रा मतलब पानी की मात्रा होगी। आप ऐसे समझ लीजिए सीधी सी बात में, नमी की मात्रा मतलब उसमें पानी की मात्रा होगी, नमी की मात्रा होगी इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा होगी, और यही पानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में क्या करता है, कंपन करता है। यही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, तो मॉलिक्यूल्स यहां पर कंपन करता है, यहीं पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होगा, तो यहां पर कंपन होता है। जब पानी के मॉलिक्यूल्स में कंपन होता है तो हम लोग जानते हैं कि कंपन के कारण हमारा क्या होता है, उष्मा संचरण हो जाता है, इसी में उष्मा संचरण हो जाता है। और जब उष्मा संचरण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पदार्थ खाद्य पदार्थ हमारा था वो कैसा होगा, तो ये खाद्य पदार्थ हमारा गर्म हो जाता है। खाद्य पदार्थ कैसा, तो कहेंगे गर्म हो जाता है।
तो मेरे भाई मामला ये है कुछ कुल मिलाकर के, ये भी एक क्वेश्चन है और खास करके ये कॉज पूछता है। इसमें पानी की जो मात्रा होती है उसके मॉलिक्यूल्स में कंपन होगा, जब मॉलिक्यूल्स में कंपन होगा तो उष्मा संचरण होगा, जब उष्मा संचरण होगा तो पदार्थ हमारा खाने पीने वाला गर्म हो जाता है। लेकिन ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको माइक्रोवेव रेडिएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखना, प्लेट जबकि ठंडा होता है और उस प्लेट की अगर हम बात करते हैं उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, इस प्लेट में पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए प्लेट में एनर्जी ट्रांसफर हमारा नहीं होता है। तो पदार्थ द्वारा जो खाने पीने की चीज है उस पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण हो जाता है। मेरे भाई पदार्थ के द्वारा क्या हो जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का यहां पर अवशोषण हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारे लिए परफेक्ट राइट आंसर हमारा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट करेंगे। और पदार्थ हमारा यहां पर क्या है, तो पानी को हम पदार्थ के रूप में देख रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर नोट बना करके लिख लीजिएगा, काम आपको कभी भी करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं फोटो डायोड की बात करते हैं मेरे भाई। तो जो फोटो डायोड होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा होता है। फोटो डायोड क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग यहाँ पर फोटो डायोड की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा फोटो डायोड होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, जो फोटो डायोड हमारा होता है ये रिवर्स बायस पे काम करता है। ये किस पर, तो कहेंगे ये हमारा रिवर्स बायस पर आधारित होता है, रिवर्स बायस पर ये कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखना हमेशा के लिए। दूसरी बात, जो फोटो डायोड होता है इसका काम होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, तो सीधा कहेंगे ये प्रकाश ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं उस प्रकाश ऊर्जा को ये किसमें, तो कहेंगे हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत ऊर्जा में ये क्या करता है, तो इसको परिवर्तित कर देता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किसमें करेगा, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको हम लोग फोटो डायोड कहते हैं। और फोटो डायोड हमारा जिस पे काम करता है उसको हम लोग रिवर्स बायस कहते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस नहीं, रिवर्स बायस कहते हैं। और रिवर्स बायस को हम लोग बैकवर्ड बायस भी हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग सीधा कहेंगे ये आंसर हमारा हो जाएगा पश्च बायस, यानी कि बैकवर्ड बायस, जिसको रिवर्स बायस के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा इसके काम। अगला, आवेश बटा द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा। अब मेरे भाई ये सब चीज दे रखा है, इसमें सबके बारे में आपको पता है कि नहीं, आप जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बताइए इलेक्ट्रॉन पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो 1 AMU डिवाइडेड बाय 1838 होता है। और जिसकी वैल्यू आप पढ़ते होंगे 9.1 इंटू में 10 टू द पावर हमारा -31 kg होता है। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करते हैं, इस पर अगर आवेश की बात करते हैं, इस पर आवेश कितना होगा, तो याद रखना माइनस के साथ में 1 पॉइंट, माइनस के साथ में कितना होता है, तो आप सीधा कहेंगे सर इस पर माइनस के साथ 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये किसकी कहानी है, इलेक्ट्रॉन की कहानी है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू, हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। चलो दूसरे पर हम लोग चलते हैं। हम यहां पर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर ध्यान रखना मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारा 1 MU होता है। और 1 MU का मतलब आप समझते हैं 1.676 इंटू 10 टू द पावर हमारा -27 kg होता है, -27 kg। तो ये 1 MU है, ये 1 MU इतना से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये इसका मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास। दूसरी बात मेरे भाई, न्यूट्रॉन की अगर हम आवेश की बात करते हैं, न्यूट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू होती है वो शून्य होती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद हम प्रोटॉन की बात करते हैं, जो किसी पर पूछा गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो जितना मास हमारा न्यूट्रॉन का उतना ही मास प्रोटॉन का, इसका मतलब ये भी 1 AMU होता है। और 1 AMU की वैल्यू कितनी, तो याद रखना है 1 पॉइंट हमारा कितना, तो 676 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो निकल गया, लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, बशर्ते कि यहां पर पॉजिटिव होगा तो वहां नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम लोग प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का, ये प्लस में तो ये माइनस में होता है। ये तो हमारा निकल करके आ गया। अब अल्फा रे की हम बात करते हैं, एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जब अल्फा रे की बात करते हैं तो ये जो अल्फा किरण हमारा होता है ये किससे बना हुआ है, तो अल्फा किरण याद रखना, इसके द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, इसका मास ऑफ अल्फा कितना, तो कहेंगे ये 4 AMU होता है। ध्यान रखेंगे 4 AMU होता है, ये तो बहुत ज्यादा हमारा हो जाएगा इसका मास। और इसकी अगर हम चार्ज की बात करते हैं, इस पर आवेश कैसा होगा, तो याद रखना मेरे भाई इस पर आवेश हमारा कैसा, तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा होता है। अब आपको रेशियो निकालना पड़ेगा सबका, कितना बड़ा क्वेश्चन, आवेश बटा द्रव्यमान का मान आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, द्रव्यमान सबसे कम किसका है, तो इसका है, नगण्य द्रव्यमान है, और आवेश यहां है। तो सबसे अधिक मान अगर हमारा होगा तो हम कहेंगे आवेश बटा द्रव्यमान करना है, क्या करना है, तो आवेश डिवाइड क्या करना है, तो द्रव्यमान से डिवाइड करना है।
तो जिसका द्रव्यमान मेरे भाई सबसे कम होगा तो जाहिर सी बात उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारा सबसे अधिक हो जाएगा। तो सबसे अधिक मान किसका, अल्फा का तो नहीं होगा, द्रव्यमान सबसे कम किसका, तो इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हमारा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोटॉन के पास, कि हम लोग चलते हैं, इसका तो मास बहुत अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारा क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हमारा कम हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू हमारा कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन छट जाएगा, तब हमारा प्रोटॉन आ जाएगा। और कैलकुलेट करके देख लेना मेरे भाई, तो ये आपके आंसर्स निकल करके आ जाएंगे। इस तरीके से आंसर क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे बढ़ते क्रम में अगर हमारा होगा तो इन दोनों का जो रेशियो है बढ़ते क्रम में हमारा ये होगा। सबसे कम न्यूट्रॉन का क्यों होगा, तो न्यूट्रॉन का आवेश तो जीरो होता है, और आवेश बटा करेंगे इसका मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, तो सबसे कम को दिखाएगा। यहाँ आवेश बटा द्रव्यमान, ये ऊपरे वाला जीरो, इसका मतलब सबसे कम तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा, सबसे अधिक तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन और अल्फा उसके बाद हमारा होगा। तो रिलेशन तो आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। बाद बाकी जो बताना था हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि अर्ध आयु हमारा कितने साल का है, तो हाफ लाइफ जो हमारा कितने साल का, तो 5 साल का दे रखा है। उसके बाद कहता है कि 20 वर्ष विघटित होने के बाद अंश बच जाता है, कितना अंश बच जाता है ये पूछा गया है। बताइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको नहीं करा है, कितनी बार करा चुके हैं, तो आपको ये समझना है कि कुल समय बराबर कितना होगा, तो कुल समय बराबर हमारा हाफ लाइफ गुना में n होगा, और कुल समय कितने साल के बाद कह रहा है, तो 20 वर्ष हमारा कुल समय, और हाफ लाइफ कितने, तो कहेंगे 5 साल का, तो n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और n का मान हमारा कितना, तो कहेंगे 4 आ जाएगा। अब मेरे भाई शेष वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और n बराबर n नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n होगा। ये किसको बताता है, तो शेष को बताता है फॉर्मूला में, और ये टोटल में हम लोग इसको क्या कहें, तो 1 रखेंगे। टोटल में अगर 1 रखेंगे, चूंकि 1 में आंसर किया है, तो 2 के पावर यहाँ n का वैल्यू कितना, तो 4, और 2 के पावर n यानी कि मतलब 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो शेष कितना, 1/16 रह जाएगा, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी बार मैंने ये कंसेप्ट बताया है, शायद आपको पता भी होना चाहिए। अब जो बेवकूफ स्टूडेंट होगा, जो कभी कभी क्लास करता है, जिसका ब्रेन काम नहीं करता, जाहिर सी बात उसको समझ में नहीं आएगा। हम तो आपको कहते हैं कि जो मेरी क्लासेस चलती है उसको लगातार आप करते रहिए, एक एक पैटर्न देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं हमेशा मैच होता हुआ दिखता चला जाएगा, और तैयारी वैसे ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि परासरण की बात करते हैं, ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं। तो मेरे भाई एक हमारा प्रतिलोम परासरण है, एक हमारा ऑस्मोसिस है, एक हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो कह रहा है कि हमारा जो परासरण हमारा होता है उसके प्रकरण में विलायक सांद्रण घोल के से तनु घोल की ओर जाता है। तो मेरे भाई इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ये उल्टा लिख दिया है मेरे भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर नहीं जाता, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। और ये जो हमारा प्रतिलोम प्रसारण जिसको हम लोग परासरण कहते हैं, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर का यूज नहीं होता है, कोई बाह्य दाब का यूज नहीं होता है। इस बात ये अपने आप हमारा होता है, ये भी गलत आपका हो गया। तो इसमें से कोई सही नहीं है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है आंसर। अगला आगे चलते हैं, आरंभ बैच मेरे भाई थ्योरी की क्लासेस हमारी चलती है, जिसको भी साइंस चाहिए टीजीटी साइंस के लिए 6 to 8 के लिए आप कर सकते हैं। अगला, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, तो क्षारीय और अम्लीय होंगे, कि 2-3 बार बता चुके हैं। चलिए आगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, बताना है आपको कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, आपको बताना। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां सभी लिख दिया इसलिए गलत है, लेकिन अगर हम कॉपर हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड्स होता है ये भी तो क्षार ही है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड भी तो क्षार है, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ये जल में हमारा क्या कहेंगे, यहां पर घुलनशील नहीं होता, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये जल में घुलनशील नहीं होता, यहां पर कहते हैं सभी लिख करके गलती कर दिया, और ये गलत आंसर हमारा ये होगा। सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, स्टेटमेंट फिर सही हो गया। और एक क्षारक है तो जल में वो घुल जाता है, बिल्कुल सही बात है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई हमारा अल्कली बेस होता तो आसानी से हमारा क्या होता, पानी में घुल जाता है। तो एक ही गलत था, ऊपर वाला गलत था। नेक्स्ट, संक्षारण की अगर बात करते हैं मेरे भाई, अगर सिल्वर की बात करते हैं, चांदी की बात करें, उसमें काले रंग की परत बन जाता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन करके हमारा क्या करता है, कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर हमारा उसका भी संक्षारण हमारा हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तांबे पर हरे रंग की परत बन जाता है, यहाँ भी हमारा हो जाएगा संक्षारण। तांबा पर भी हो गया। लोहे पर भूरे रंग का जंग परत लग जाता है, जंग लग जाता है, ये भी संक्षारण है। तो संक्षारण ये भी है, संक्षारण ये भी है, संक्षारण ये भी है, इसका मतलब ये सभी संक्षारण। तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किसकी उपस्थिति कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है,
तो मेरे भाई पीतल का रंग, किसका रंग, तो पीतल का रंग बोला गया, समझना गौर से, किसके उपस्थिति कारण पीतल का जो रंग होता है, पीतल का जो रंग होता है वो किस में, हवा में। पीतल को आप बाहर निकाल के रखिए, हवा में देखिए उसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, और ये किसके कारण, ये ऑक्सीजन के कारण होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होगा। तो मेरे भाई आंसर करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हमारा ऐसा होता है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, फटाफट करके मेरे भाई आप लोग आंसर करके बताइए। 19 नंबर जो क्वेश्चन होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला कि भार के अनुसार बोला गया है मेरे भाई, ये हमारा भार के अनुसार, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है, भार के अनुसार बोला गया है। पानी में H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज बताना है, तो भार के हिसाब से अगर आपको बनाना, बाय वेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बाय वेट की अगर हम बात करते हैं, भार के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो बाय वेट आपको ध्यान रखना क्या होने वाला है। तो H2O हमारा जो हमारा हो गया, इसमें आपसे क्या पूछा, हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा है। तो अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला यहां पर आपका कुछ अलग होगा, और कहेंगे फॉर्मूला हमारा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हम ऊपर में लेंगे, ऊपर में जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर लेंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास हाइड्रोजन का मोलर मास यानी कि मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास ऑफ हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, और टोटल में निकालना तो टोटल से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मोलर मास किसका तो कहेंगे, मोलर मास ऑफ हमारा क्या तो कहेंगे H2O से डिवाइड करेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर, और जो कंप्लीट टोटल है उसको नीचे से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुना कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास तो 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना में 1 कितना कहने वाला 2 हो जाएगा। नीचे में हमारा मोलर मास किसका, तो इसका चाहिए, तो हाइड्रोजन का 2 होगा, और ऑक्सीजन का हमारा कितना, तो टोटल का पूछ रहा है, H2O का पूछ रहा है, तो 2 को इसका हो गया, ऑक्सीजन का हमारा 16 होगा, 16 2 मिलकर के कितना होगा, 18 हो गया। इसमें गुना कर दो किससे, तो 100 से। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, क्या हमारा कटेगा तो क्या आएगा 2 यानी 100/9 हो जाएगा, और 100/9 की वैल्यू 11.11% हमारा बच जाता है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल गया बाय वेट, और बाय वेट के लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। बायो का बैच आपका एक सप्ताह के बाद आपका लॉन्च हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रोमीन मेरे में द्रव अवस्था में होता है, ठोस तो होबे नहीं करेगा, ये गैस होबे नहीं करेगा, तो ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में होता है। और ब्रोमीन की अगर बात करते हैं, ये आपको लाल होता है, ब्रोमीन हमारा लाल द्रव होता है, रेड लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आपका आया है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन आपका पूछा, बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्रोमीन हमारा अधातु होता है, ब्रोमीन क्या होता है, अधातु होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिक समूह का परफ्यूम बनाने के लिए हम लोग न्यूनतम संभावना होती है। परफ्यूम में किसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं मेरे भाई, परफ्यूम बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा गया। परफ्यूम तो सभी लोग अपने शरीर में लगाते होंगे, पता है, और इसका उपयोग न्यूनतम संभावना यानी कि किसका, किस यौगिक का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल ज्यादातर नहीं करते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल, किस कार्बनिक यौगिक के समूह का हमारा इस्तेमाल वहां पे नहीं होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। तो मेरे भाई जब कभी भी परफ्यूम बनाने की बात आती है, उस परफ्यूम में तो एक बात हमारा है कि परफ्यूम देखिएगा, अगर कोई परफ्यूम लगा करके आपके बगल से जाता है तो लगेगा कि उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, यानी कि आपको लगेगा कि मीठापन का सुगंध होता है, आपको वो खींचना चाहता है। तो परफ्यूम्स में क्या होगा, तो एस्टर होता है, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। एक तो क्लियर हो गया कि इसमें एस्टर होता है। दूसरी बात, आप मेरे भाई एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर परफ्यूम कभी खत्म हो गया होगा तो उसके आगे क्या करना, माचिस जला करके परफ्यूम का जो ऊपर वाला ढक्कन को दबाना, देखना आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला होता है। उसमें क्या मिला होता है मेरे भाई, तो उसमें एल्कोहल मिला होता है, इसलिए आग पकड़ लेता है। तो परफ्यूम में अगर हम लोग देखते हैं तो एल्डिहाइड ये भी होगा, और साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई, इसमें एल्डिहाइड भी हमारा होता है। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा एल्डिहाइड भी हमारा मौजूद होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड भी हमारा होता है, ये भी हमारा होता है। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो परफ्यूम हमारा होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो परफ्यूम हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको हम लोग बर्नौली सिद्धांत के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, ये बर्नौली सिद्धांत पर हमारा काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बर्नौली प्रमेय पर हमारा आधारित होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बर्नौली प्रमेय पर हमारा आधारित होता है। और बर्नौली प्रमेय क्या होता है, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां पर वेलोसिटी कम हो जाता है। ये सब मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये खट्टापन लाता है, ये उसमें मौजूद नहीं होता है।
ये एसिड है ना जी, तो ये हमारा खट्टापन लाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या करता है, उसमें हमारा इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा कर देता है, ये खट्टापन लाता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का उसमें इस्तेमाल हमारा नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, COOH, या फिर हम कहेंगे COH हमारा यहां पर हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। इसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। बाद में किसको यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं, किसका न्यूनतम संभावना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यूनतम संभावना होता है, उसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज का एक क्लासेस हमारा चल रहा है। अब जो लोग नियुक्ति बैच लिए उनको चैप्टर वाइज लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हमारा चैप्टर वाइज मजबूत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मजबूत हो, तो आप चैप्टर वाइज भी लेकर के अपनी क्लासेस को मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाद बाकी नियुक्ति बैच तो आपके पास है ही। नियुक्ति बैच तो मेरे भाई आप समझ लीजिए वो यूनिवर्सल है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। कहता है कि ट्राइक्लोसन में विद्वान होने की सर्वाधिक संभावना, इसमें लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने के हानिकारक माना जाता है। तो मेरे भाई ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइक्लोसन की अगर हम बात करते हैं, ये ट्राइक्लोसन हमारा क्या है बताना है मेरे भाई। तो ट्राइक्लोसन हमारा जो होता है अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना ये हमारा क्या है, तो क्योंकि हमारा यहां पर ट्राइक्लोसन की अगर हम बात करते हैं, ये ट्राइक्लोसन हमारा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये एंटीबैक्टीरियल हमारा क्या होता है, एजेंट के रूप में काम करता है। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इस बात को ध्यान, एंटीबैक्टीरियल ये एजेंट होता है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। और ये ट्राइक्लोसन हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। किसमें, तो टूथपेस्ट जो हम लोग करते हैं अपने दांत को साफ करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और टूथपेस्ट की जो आके ये प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। ये कैसी प्रकृति, तो ये क्षारीय प्रकृति होता है। हम लोग मुंह नहीं धोते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो अम्लीय हो जाता है, क्षार ही उसको न्यूट्रल करता है। लेकिन इसी ट्राइक्लोसन टूथपेस्ट के अंदर हमारा क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल हमारा एजेंट यहां पर मौजूद होता है। और ये केमिकली हमारा होता है, ये केमिकल, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या, तो केमिकल है, टूथपेस्ट में ये भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ टूथपेस्ट में नहीं, ये हमारे कहां पे, तो याद रखना कॉस्मेटिक्स में भी होता है। जो कॉस्मेटिक्स हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमारा ये ट्राइक्लोसन हमारा केमिकल्स यूज होता है। लेकिन इनका काम एक को होता है मेरे भाई, ये एंटीबैक्टीरियल हमारा एजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हानि का प्रभाव में रहने से हमारा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू कंटेन ट्राइक्लोसन व्हिच इज नॉन हार्मफुल टू इट एक्सपोज्ड हाई लेवल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको अगर ज्यादातर मात्रा में यूज करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होता है। और ये कहां पर मौजूद है, इसलिए कॉस्मेटिक्स वगैरह का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहता है ये सिर्फ हमारा क्या, तो हम लोग वैसे जगह पर लगाएंगे जो हमारा क्या होगा, जो ज्यादा सेंसिटिव हमारा पार्ट्स नहीं होता, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने में। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा देखा एक सूखी सेल की बात है। देखो सूखी सेल का मतलब ड्राई सेल, सूखी सेल का मतलब क्या, ड्राई सेल। और ड्राई सेल के बारे में किसने नहीं जाना है मेरे भाई, ड्राई सेल की बात करते हैं, ये हमारा कैसा होता है, नॉट रिचार्जेबल होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा ये नॉट रिचार्जेबल, इसको दोबारा से आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये नॉट रिचार्जेबल होता है। और जो नॉट रिचार्जेबल कोई होगा तो इसको हम लोग प्राइमरी सेल के नाम से भी जानते हैं। पहले जमाने में टॉर्च वगैरह की बैटरी में हमारा इस्तेमाल होता था। तो ड्राई सेल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ड्राई सेल हमारा होता है, इसमें क्या होता है, तो जो ड्राई सेल हमारा होता है ये हमारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें, तो इसके पास रासायनिक ऊर्जा होगा और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ड्राई सेल में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, तो हमारा केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो आपको मैंने कई बार बोला है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि ए बी हमारा है और फिर हमारा सी और डी है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर ध्यान रखना, ए पर अगर प्लस है तो बी पर माइनस, सी पर अगर प्लस है तो डी पर माइनस। और ऐसी परिस्थिति में इसको अभिकारक कहते हैं। तो होता क्या है कि आयंस का आदान प्रदान होता है। यहां पर माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और प्लस वाला किसके साथ, तो माइनस के साथ जाएगा। यानी कि माइनस वाला हमारा इस प्लस के साथ जाएगा। यानी कि दो बार इंटरचेंज होता है, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, दो बार आदान प्रदान होता है। और अभिकारक साइड में होता है। तो जब इसके साथ ये अटैच हो जाता है तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो अब हमारा यहां पर ए और डी बनाएगा। यानी कहने का मतलब अब ए डी बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, तो कहेंगे बी और सी के साथ जाएगा, इसका मतलब बी और सी बनाएगा। तो जब मेरे भाई अभिकारक इसको कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक में जब दो बार आदान प्रदान हमारा, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो अभिकारक की बात करते हैं, दो अभिकारक के बीच में आयन का क्या होता है, विनिमय होता है। तो दो अभिकारक, एगो अभिकारक ये, एगो अभिकारक ये, दोनों अभिकारक में हमारे आयन का आदान प्रदान होता है, दो बार आयन का आदान प्रदान होता है। इसलिए दो अभिकारक में दो बार आयन आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होता है तो वहां से अवक्षेप मिलता है, जिसको प्रेसिपिटेट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति का अवलोकन किया गया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए गए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, टाइम ज्यादा लग रहा है पकाने में। इस अवलोकन का कारण क्या है कि ऊंचाई वाले स्थान पर क्या होता है? एक बात बताइए मेरे भाई, एक कंसेप्ट तो सबको पता होगा, नहीं पता होने का कोई रीजन ही नहीं है। नहीं पता है इसका मतलब आप थ्योरी पढ़िए, मजबूत कीजिए अपनी थ्योरी को। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, और जब मेरे भाई ये कंसेप्ट आप हमेशा पढ़ते होंगे कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं, जब हाइट पर जाते हैं, जब ऊंचाई पर जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो आपको सबको पता होगा कि जो वायुमंडलीय दाब हमारा होता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कहते हैं, वो घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ऊपर जाने के दौरान वायुमंडलीय दाब हमारा घटता है। इसी वायुमंडलीय दाब के घटने के कारण हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारा क्या होता है, यहां पर घट जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण ताप घटता है हमारा। तो होगा क्या, जब आप खाना पकाने के लिए जाएंगे, जो खाना मान लेते हैं कि हमारा 100 डिग्री पर पक रहा था, अब 100 डिग्री से पहले के तापमान पर हमारा क्या होगा, तो बॉयल होगा, तो उतना ज्यादा उसमें उष्मा नहीं रहेगा जो कि खाना को जल्दी पका देगा। अगर मान लेते प्रेशर बढ़ता, ताप बढ़ता, तो उसके पास एक्स्ट्रा उष्मा हो जाता और जल्दी खाना को पका देता। यहां तो मेरे पास तापमान ही घट गया और खाना को पकने में अधिक समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, यानी कि हमारा क्या होगा कि ऊपर जब जाते हैं तो दाब घट जाता है। और कौन सा दाब, तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण ऐसा होता है। पौधे में प्रदीप्ति कालिका का जो खोज किया था, ये गार्नर और एलार्ड ने किया था, याद रख लीजिएगा मेरे भाई। फोटो पेरियोडिज्म का जो खोज किया था वो इसने किया था। पौधे की प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो किससे होती है, तो इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा ये हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारा सी और डी यहाँ पे राइट होगा, सी और डी ऑप्शन में क्या है, बी हमारा है। तो ये प्राइमरी करता है और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा प्राइमरी करता है और ये हमारा सेकेंडरी करता है। तो ये मेरे भाई ये लंबाई को बढ़ाता है और ये हमारा मोटा करता है। लेकिन ये हमारा अंतर्वेशी नए जो निकलते हैं कली और शीर्ष विभजक जो शीर्ष में हमारा शीर्ष को बढ़ाता है, तो ये प्राइमरी करता है और ये दोनों सेकेंडरी करता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी ग्रोथ कौन कराएगा, तो ये हमारा प्राइमरी ग्रोथ कराता है। अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों के कारण प्राइमरी ग्रोथ होता है। इन दोनों के कारण क्या होगा, तो यहां पर हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है। यहां पर हमारा कैसा होगा कि हमारा यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ध्यान रखना। तो प्राइमरी ग्रोथ आपसे पूछा, प्राथमिक वृद्धि आपसे पूछा गया है, तो आप आंसर क्या करेंगे, सी और डी राइट करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निगलते समय जब आप खाना खाते हैं, कई बार आप देखते होंगे जब आप खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी आप जोर से क्या होता है, तो उसमें छींकते हैं। उसके पीछे का रीजन साइंस होता है, ध्यान रखेंगे। लोग कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन ऐसा वैसा होता नहीं है, वो फर्जी चीजें हैं। भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली जो संरचना होती है उसको इपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। तो मेरे बच्चे, हम लोग खाना खाते हैं ना, तो अगर हम लोग यहां पर देखें, दो तरह का पाइप हमारा होता है। इसमें कितनी पाइपें होती है, तो दो तरह की पाइपें होती है। और एक हमारा फूड पाइप होता है, तो एक हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक तरफ हम कहेंगे फूड पाइप होता है, तो एक तरफ हमारा विंड पाइप होता है, और यहीं पर इपिग्लोटिस होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं श्वास नली हमारा है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, सॉरी, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। और ये जो हमारा नली होता है इसको हम लोग भोजन की नली कहते हैं। ये हमारा भोजन की नली होती है। तो जब आप खाना खाते हैं और ये खाना जब आता है तो उस समय इपिग्लोटिस बंद हो जाता है, इसको इपिग्लोटिस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग इपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो ये अचानक बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है, तो फूड इधर चला जाता है। और जब जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, जब तक में ये बंद होगा तब तक में इधर घुस जाएगा, और जब तक में ये बंद होगा तब तक में अगर इसका छोटा भी दाना अगर घुस गया, तो मेरे भाई जब आप सांस लेते हैं तो वो झटका मारता है और आपके नाक मुंह से बाहर निकल जाता है। ये रीजन हमारा होता है। तो भोजन निगलते समय जब आप खाना खाते हैं, जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, इपोग्लोटिस अगर बंद नहीं होता है प्रॉपर, तो ये भोजन के कण इसमें चले आते हैं और आपको वैसी परिस्थिति में क्या होता है, जोर से छींक आती है। तो ध्यान रखना मेरे भाई। तो भोजन को श्वास नल में जाने से रोकता है, ये श्वास नली है, ये भोजन को अगर इसमें रोकता तो ये इपिग्लोटिस बंद हो जाता है ऐसे करके। तो मेरे भाई इपिग्लोटिस रोकता है, इस बात को ध्यान रखना। और इपिग्लोटिस कहां दे रखा है, तो आपको यहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका इपिग्लोटिस आपको दिख रहा होगा। इपिग्लोटिस आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आगे मेरे भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, अगर इनकी बात करें, विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो प्रजनन की उच्च दक्षता ये भी उन्हीं का था, प्रजाति की उत्पत्ति इन्होंने था, योग्यतम की उत्तरजीविता ये सब इनका था मेरे भाई। यहां पर पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी के सभी सही है मेरे भाई। स्मैक जो होता है, जैसे आप कहते हैं स्मैक कहते हैं, अभी के डेट में देखते होंगे कि स्मैक जो हमारा होता है ये क्या है। स्मैक में आप ये समझ लीजिए, स्मैक जो तैयार होता है वो किससे तैयार होता है, स्मैक हमारा एक ड्रग्स होता है। स्मैक क्या है, तो एक प्रकार का ड्रग है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार का मेरे भाई ये ड्रग होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये एक प्रकार का ड्रग्स होता है। और स्मैक जो तैयार होता है वो किससे तैयार होता है, तो आपको ध्यान रखना, पेपेवर सोमनिफरम की हम बात करते हैं। पेपेवर सोमनी पेपेवर हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, सोमनी पेपेवर सोमनीफेरम
के जो लेटेक्स होते हैं उससे प्राप्त होता है, पेपिवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त होता है, लेटेक्स से ये प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और धतूरा का जो पुष्प होता है मेरे भाई ये जहरीला होता है, धतूरा का जो पुष्प होता है ये कैसा होता है तो कहेंगे ये हमारा जहरीला होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जहरीला धतूरा का पुष्प कैसा होता है कहेंगे हमारा जहरीला होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पेपरे सोमनिफेरम लेक्टेस से क्या प्राप्त होता है, स्मैक तैयार होता है, और स्मैक क्या एक प्रकार का ड्रग्स होता है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, किस सेट की बात कर रहा है, किस सेट के हार्मोन्स, कह रहा है कि किस सेट के हार्मोन्स अधिक स्रावन होने से क्या होता है। अच्छा, किस सेट, सेट मतलब दो दो का जोड़ा वगैरह करके दिया होगा, और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अगर मान लेते हैं यहां पर किस सेट के रोग हार्मोन्स के अधिक स्रावन से होता है, यानी कि ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो होता है। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर किसी में हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज्यादा होता है, किसी में हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं और हार्मोन्स का अगर सिक्रेशन ज्यादा होता है, अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या हो सकता है। अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो मेरे भाई आदमी लंबा हो जाता है, यानी कि गिगेनेटिज्म के बारे में आपने सुना होगा। हम किसकी बात करते हैं तो गिगेनेटिज्म की अगर हम बात करते हैं, यानी आदमी कैसा होगा तो लंबा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी आदमी उसके अंदर अगर हम कहते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट कर गया तो आदमी कैसा हो जाएगा तो कहीं आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, आदमी टॉल हो जाता है। और ड्वार्फिज्म मतलब बहुत कम सिक्रेट करेगा तो ड्वार्फिज्म जो कि बौना हो जाता है। तो एक तो कारण ये है, अगर ज्यादा सिक्रेट करेगा तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हमारा है। दूसरी बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि फ्रंटल ग्वाइट्री एंड ऑप्थेलमिक ग्वाइट्री, ये भी आपका एक आंसर दे रखा है। तो मेरे भाई ये तो आपके एग्जाम में आता है, इसलिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमको कई बार मिला है ये वाला चीज, इसीलिए मैंने बताया कि हार्मोन का अगर सिक्रेशन ज्यादा होता है तो ये तो होगा ही, वो आदमी लंबा हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये भी दे रखा है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। पता नहीं क्या लिखा है, इसका इंग्लिश हिंदी पता ही नहीं चल रहा। चलिए आगे चलते हैं। तिलचट्टा के मैकपिलियन ट्यूब्यूल्स की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई तिलचट्टा का जो मैकपिलियन ट्यूब्यूल्स होता है ये उसका उत्सर्जी अंग होता है, इस बात को ध्यान रखना, जिससे उत्सर्जी पदार्थ को वो बाहर करता है। ये उसका कौन सा अंग है तो हम लोग कहेंगे ये हमारा उत्सर्जी अंग होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई उत्सर्जन करता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है, और तिलचट्टा का जो उत्सर्जी अंग हमारा होता है उसको हम लोग मैकपिलियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये बात मेरे भाई एक एक बच्चे को शायद पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कह सकते हो ये उत्सर्जी अंग हमारा होगा। तो मैकपिलियन ट्यूब्यूल्स जो हमारा उत्सर्जी अंग होता है, इसी को हम लोग ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा, काम आपका करेगा। इसी को हम लोग ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो पौधे के उपापचय में भाग लेता है, जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म में भाग लेगा। तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में विकार उत्पन्न होने लगा, बिल्कुल सभी। तो इसेंशियल, इसेंशियल टर्म इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल का मतलब वो जरूरी चीजें हैं, उस तत्व की कमी से कोई अन्य तत्व की पूरी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये सब स्टेटमेंट हमारा राइट है मेरे भाई, उपयुक्त में से एक सदी के साथ आप जाएंगे। इसेंशियल जो एलिमेंट होता है उसका मतलब होता है उसके बिना काम नहीं चलना है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेंगे तो डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलग्रा होता है। अच्छा, क्या खाने से पेलग्रा होता है, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन पूछता है किसके खाने से, किसके खाने से अधिक खाने से क्या होता है, किसके अधिक खाने से पेलग्रा होता है। मेरे भाई विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा होता है वो तो सब जानता है, लेकिन क्या आप खाते हैं जिससे कि पेलग्रा नामक रोग का प्रकोप हो जाता है, पेलग्रा नामक डिजीज हो जाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ज्वार खाने से हमारा होता है। टाइड ये गलत लिखा है, ज्वार भाटा वाला टाइड लिख दिया, ज्वार जो हम लोग ज्वार का रोटी खाते हैं, ध्यान रखना, इस ज्वार के खाने से पेलग्रा नामक का प्रकोप हो जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, किस विटामिन की कमी से हमारा पेलग्रा होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन B3 की कमी से भी होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होगा, इससे भी हमारा पेलग्रा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इससे भी क्या होगा कि यहाँ पर पेलग्रा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके खाने से होता है, तो ज्वार के खाने से होता है। नेक्स्ट, एम्नियोटा समूह हमारा आता है किसमें, एम्नियोटा समूह हमारा उसमें आता है, एम्नियोटा समूह उसमें आता है जिसमें हमारा एक्सटर्नल एम्ब्रियोटिक, आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हमारा मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, इस बात को ध्यान रखना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है उसकी हम बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो किसमें होगा, तो रेप्टाइल्स में होता है, ध्यान रखना। वो किसमें होगा, तो रेप्टाइल्स, जो देखिएगा रेप्टाइल्स जो अंडा देता है तो उसी में भ्रूण आपको बच्चा की तरह आपको थोड़ा सा दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं, तो ये रेप्टाइल्स में आपको दिखता है। साथ ही साथ और कहां दिखता है, तो मेरे भाई ये बर्ड्स में भी आपको दिखता है, जो पक्षी होती है उसमें भी दिखता है, और साथ ही साथ मेमल्स की बात करते हैं जो स्तनधारी होते हैं उसमें भी दिखता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कहां कहां दिखता है, इन तीनों में आपको दिखता है। इसके आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ये किस में नहीं होता है, तो याद रखना ये फिश में नहीं होता है, ये फिश में नहीं होता है, ये किस में नहीं होता, एम्फीबियंस में नहीं होता है।
एम्फीबियंस की बात करते हैं तो उसमें भी हमारा एम्फीबियंस में भी ये नहीं होता है, इन दोनों में नहीं होता है, बाद बाकी इन तीनों में हमारा होता है। उसी के हिसाब से आंसर पूछा गया। आगे मेरे भाई बोला गया है कि सुक्रोज शर्करा किस में होता है, तो गन्ना में होता है। शहद में फ्रक्टोज होता है, शहद जो होता है बहुत ज्यादा मीठा होता है और फ्रक्टोज के कारण ही बहुत अधिक मीठा होता है। तो फ्रक्टोज जो हमारा होता है बहुत अधिक मीठापन हमारा लाता है। और इसमें तो आपको पता होगा कि लैक्टोज हमारा होता है, इसमें लैक्टोज होता है। तो शुगर केन जो गन्ना होगा उसमें सुक्रोज होता है और सुक्रोज थोड़ा कम मीठा हमारा होता है। अगला है मेरे भाई, रेखित पेशी तंतु का प्रमुख प्रोटीन क्या है? तो यहां पर पेशी की बात कर रहा है, मसल्स की बात कर रहा है मेरे भाई, यहां पर मसल्स फाइबर की बात कर रहा है। और जब कभी भी आपसे यहां पर मसल्स फाइबर की बात करता है तो एक बात आप जान लीजिए कि मसल्स फाइबर में हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एक तो एक्टिन प्रोटीन होता है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें इसमें और क्या होता है कहेंगे, मायोसिन प्रोटीन भी हमारा होता है। एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ हमारा क्या होगा, इसमें मायोसिन प्रोटीन भी हमारा होता है। और यही एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन क्या करता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि उसी में ये पाया जाता है जिससे आदमी चल फिर पाता है, चलने फिरने की गति मिलती है। तो आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ये चीज लाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई आपसे प्रोटीन पूछा गया तो प्रोटीन आंसर करेंगे, तो प्रमुख प्रोटीन कौन सा होगा बता दीजिए। आप कहेंगे सर मायोसिन और एक्टिन होगा, चूंकि मसल्स की बात कर रहा है, पेशी की बात कर रहा है, उसी को आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला, फेफड़े में जाने वाले रुधिर में सारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीकृत हो जाती है। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है उसका काम क्या है, जो फेफड़ा होता है इसका काम होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है उसको ये लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड में ये परिवर्तित कर देता है। यहीं पर हमारा यहाँ पर ब्लड हमारा क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है ब्लड में। तो आपको ध्यान रखना है, इसको अशुद्ध रक्त के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ तो उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, और ये लंग्स क्या कर दिया, उसको शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर देता है। यहां पर वो शुद्ध रक्त में हमारा बदल जाता है। तो अगर अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता है तो वो हमारा लंग्स का काम होता है। तो फेफड़े में से जाने वाले रुधिर में सारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीकृत हो जाती है तथा उत्तकों में पहुंचते ही इसमें काफी O2 मुक्त होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है, कि कह रहा है कि हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीकृत हो जाती है। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का यूज हो गया। और उत्तकों में पहुंचते ही इसमें हमारा O2 मुक्त हो जाती है। तो O2 कोशिका हीमोग्लोबिन O2 का अवशोषण कर सकती है। उत्तकों में फेफड़े के विपरीत O2 का सांद्रण अधिक, और CO की तो बात ही नहीं करेंगे, CO का तो कुछ मतलब ही नहीं है। फेफड़े की तुलना में उत्तकों में O2 का सांद्रण कम। फेफड़े की तुलना किससे कर रहा है, तो फेफड़ा से कर रहा है। फेफड़े की तुलना में उत्तकों में O2 का सांद्रण कम और CO2 का जो सांद्रण हमारा अधिक हो जाता है। तो मेरे भाई ये आंसर आपका दे रखा था, एक बार इसको आप वेरीफाई करना, हम इसको आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, हमको लग रहा है थोड़ा उल्टा पुल्टा आंसर दे रखा है। और निमोनिया जो होता है वो किसके कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बच्चे में होता है। जो बच्चे वगैरह होते हैं उसमें निमोनिया होता है। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है आपका यही होता है एंड। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक दो टेस्ट के बाद जो है हम क्या करेंगे, आपके टेस्ट को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस जो फर्जी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है उसको हम रिमूव करेंगे। नहीं तो ऐसे में आपको वैसे क्वेश्चन पर फोकस करना जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला हमारा होता है। तो कुछ क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले से ही हटवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन पर प्रिपरेशन कीजिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम उस पर फोकस करते हैं। 40 क्वेश्चन में लगभग 8-10 क्वेश्चन तो उठा पटक वाला आता है, जिसका कोई माय बाप नहीं, जिसको पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो अगर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। नेक्स्ट टाइम से जब 2-4 टेस्ट आपका हो जाता है तो उसके बाद हम इस पर ध्यान रखेंगे। हो सकता है मंडे ट्यूसडे से हम ध्यान रखें और आपके लिए जो बेहतर चीज होगा वो हम आपको करेंगे। ठीक है, बाद बाकी आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कीजिए और खूब मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट देने का काम कीजिए। इस बार रिजल्ट आना चाहिए सभी लोगों का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है थोड़ा सा वैसा, घबराना नहीं है, लेकिन सीखते रहना है। लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि वैसे क्वेश्चन को हम करें जहां से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर पहुंच पाए। ठीक है, हमारा कोशिश वैसा रहेगा। आगे चल करके ये चीज आप लोगों के लिए हम अलग से करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।